everyone. Theatre of Generation Next, सूरत, welcomes you all. आप सभी का स्वागत करते हुए हम प्रस्तुत करते हैं एक मौलिक एकांकी सर्जन, दिग्दर्शक। प्रोड्यूसर राकेश झवेरी, राइटर प्रियम जानी, डायरेक्टर ऋषित झवेरी, म्यूजिक ओजस भट्ट, लाइट्स परेश मिस्त्री, सेट डिजाइन नील दोशी, एक्टर्स प्रियम जानी एंड आदित्य ठाकुर। स्पेशल थैंक्स प्रतीक पटेल, तुषारिका राजगुरु एंड सार्वजनिक कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स सूरत। तो प्रस्तुत है एक मौलिक सर्जन, दिग्दर्शक। मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। लेकिन आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया, अपने धनुष को मरोड़ दिया। कुचले हुए साफ साफ भयावह, किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये, जैसा है मेरा मन। अरे किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं, कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। आप ठीक तो है ना? आप ठीक है? आप ठीक तो है ना? तुम ठीक है ना आप? अरे आप बैठिए ना। इतने सालों के बाद ऐसे अचानक कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं कैसा हूं? अरे भाई, इस मंच जैसा पुराना, धूल से जमा हुआ और बिल्कुल सूना। अरे तुम तब से नीचे बैठे थे क्या? जी हाँ, बस आपको परफॉर्म करते हुए देखना था। क्या देखा? यही ना कि मैं कितना कमजोर हो गया हूं? जी नहीं, देखा कि कितना कुछ सीखना बाकी है आपसे। आप रोज शाम यही बिताते हो? भाई मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन यहीं पे बिताऊं, लेकिन काम इतने करने पड़ते। सुबह उठकर मंदार यानी कि मेरा पोता, सुबह उठकर मंदार को स्कूल छोड़ने जा, उसके बाद घर आकर विजय के लिए खाना बना, उसके बाद घर की साफ सफाई करते करते 12 तो बज ही जाते। 12 बजे दोबारा मंदार को स्कूल से लेने जाओ, उसके बाद पूरी दोपहर चली जाती है उसका होमवर्क कराने में। फिर शाम को मैं उसे ट्यूशन छोड़ने जाता हूँ और वहां से मैं सीधा यहाँ पे चला आता हूँ। 8:30 बजे उसका ट्यूशन खत्म होता है, तब तक मैं यहीं पे रहता हूँ। 6:30 से 8:30, यानी सांस तो 24 घंटे लेता हूँ, लेकिन जीता सिर्फ 2 घंटे हूँ। पर सच में अरसे बाद आपको परफॉर्म करते हुए देखा। पर आज भी मेरा सवाल वही है,
आप जो भी कैरेक्टर करते हैं उसमें इतनी इतनी डेप्थ कहाँ से लाते हैं? अरे भाई, मेरा जवाब तो आज भी वही है। जो भी कैरेक्टर करता हूं उससे कहीं ना कहीं मैं अपने आप को रिलेट कर पाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अश्वत्थामा, मैंने मंच पर अनगिनत कैरेक्टर्स निभाए हैं, लेकिन अश्वत्थामा एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे मैं अपने आप को सबसे ज्यादा रिलेट कर पाता हूं। उसकी पीड़ा, आक्रोश, बेचैनी और लाचारी, और तो और उसे भी धोखा देकर परास्त किया गया था ना। आप अब भी नाराज है ना मुझसे? अरे मेरा वो रुकिए, मैं लेकर आता हूं। किसका है, जल्दी बताओ। विजय, विजय, जल्दी ला। हाँ विजय। हाँ बाबा, मैंने लाइट बिल तो कब का भर दिया था। हाँ, मैंने नल भी रिपेयर करवा दिया था। अरे प्लम्बर तो 100 रुपए मांग रहा था, मैंने आधा घंटा तोलमोल किया, तब जाकर 80 लेने को राजी हुआ। मैंने तोलमोल किया। अच्छा सुन, आज सब्जी कौन सी बनाओ? भिंडी? हाँ बरा। नहीं नहीं, मुझे याद है, मैं मंदार को लेता हुआ सीधा घर आ जाऊंगा और 1 मिनट भी लेट नहीं हो, तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर। हाँ। ये सब नाटक आपने अभी भी संभाल कर रखे हैं? ये कहना बेहतर होगा कि इन नाटकों ने मुझे अभी तक संभाल के रखा है बरखुरदार, वरना पता नहीं मेरा क्या हो जाता। पगला घोड़ा है वदन आधे। अरे जनाब, आधे अधूरे। कुछ याद आया? कैसे भूल सकता हूं, हमारी पहली मुलाकात। अरे अंदर आएगा। यस। अरे वो बत्रा साहब भेजे हैं, जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर बत्रा। वो बोले कि आपको अपने नाटक के लिए कौन हूं, हीरो चाहिए। हीरो नहीं, एक्टर चाहिए, एक्टर। अरे हाँ वही वही, अंदर आएगा। बत्रा ने बताया नहीं कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूं? अरे बताया तो था, पर आज लल्लन का जन्मदिन था ना। अरे लल्लन यादव, अरे सर में का ही तो दोस्त है हमारा लल्लन यादव, जूनियर आर्टिस्ट है वो, अमृत साइड का, ये यूपी वाला। हम तो बोले कि आज हमारा क्या कहते हो, हाँ हाँ रिहर्सल बा रिहर्सल। तो वो बोला कि अबे रिहर्सल जो रोज रोज होगा, रोज का जन्मदिन थोड़ी ना रोज होगा, इसलिए थोड़ा देर हो गया। तुम रहते कहाँ पर हो? दादर ईस्ट में पीजी रूम है, वहीं रहते हैं 6 लोगों के साथ। और मुंबई में कब से हो? 10 दिन। इससे पहले कभी तुमने नाटक में काम किया? अरे बचपन में एक बार बंदर सेना का हिस्सा रहते हम गांव की रामलीला टोली में। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जाहिर है कि तुम मुंबई फिल्म स्टार बनने आए हो। ये नाटक वाटक में काम करने से क्या मिलेगा? अरे सच बोले ना तो ये नाटक वाटक सब छोटा चीज बा। ओ, अरे हमको तो सनी माँ के पर्दे पे आना है, सनी माँ की। पर हम लोग बत्रा साहब बोले कि ये नाटक के कलाकार को जल्दी मौका मिल जाता फिल्मों में, इसलिए हम यहाँ पधारे। अच्छा वैसे बत्रा साहब एक बात और बोले कि नाटक से बहुत कुछ सीखने को मिलबू। सच के आ गए इनका बत्रा। अरे उका नहीं मालूम, हमका कछु सीखने का जरूरत नहीं। अरे हमका तो सब आवत है। तुम्हें सब आता है? हाँ। क्या बात है, पहली बार ऐसे किसी शख्स से पाला पड़ा है। भाई मेरे लिए जरा ये पढ़ने का कष्ट करोगे? क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है क्या? पढ़ना क्या है, पहन लाइए ना, सीधा साइन कर देते हैं। नाटक की स्क्रिप्ट है जिसे आपको नीचे बैठकर पढ़ना होगा, नीचे। आप जल्दी बैठ जाइए और अपनी आवाज बड़ी रखना। ये थिएटर, तुम्हारा सिनेमा नहीं। ठीक है। हाँ पढ़ो। आधे अधूरे, लेखक मोहन राकेश। नहीं? मोहन राकेश? अरे जोड़ी है क्या सलीम जावेद जैसा? नहीं, एक ही आदमी है मोहन राकेश। साला बिना सरनेम का लेखक बन गया। अच्छा ये नाम अधूरा इसलिए से आधे अधूरे नाटक लिखता है क्या? अब ऐसे काहे घूर रहे हैं, पढ़ते हैं ना। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। 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 शुरुआत।
शुरुआत। शुरुआत नहीं, शुरुआत। शा। तो हम वही तो बोल रहे हैं, शुरुआत। शुरुआत नहीं, शुरुआत। शिरोमणि का शा। शिरोमणि का सा ना? शिरोमणि, शिरोमणि नहीं, शिरोमणि का श। शिरोमणि का श। डू यू गेट इट? श। सा। शिरो। अरे तुम सबूत का स बोल रहे हो, मुझे शिरोमणि का श सुनना है। श। सा। सु, 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 अरे आप जो सा बोल रहे हो वो हमारे जुबान से निकल ही नहीं रहा। अरे बाप रे, लेकिन आपको तो सब कुछ आता है ना, सब कुछ। आप पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या आशा कर रहे हैं। It's not आशा, it's आशा। तुम्हारे भाई कैसे कर रहे हो तुम? Idiot! शा। पढ़ो, पढ़ो। आशा। आशा। अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे भाई आपको तो सब कुछ आता है और उसके बावजूद आपको ये पसीना पसीना पोंछो और जल्दी पढ़ना शुरू करो। कम ऑन, मेक इट क्विक, मेरे पास पूरा दिन नहीं है तुम्हारे लिए। मैं नहीं जानता कि आप लोग। ए, आवाज क्यों धीमी हो गई? कहा था ना तुमसे कि अपनी आवाज बड़ी रखना। ये थिएटर है, तुम्हारी आवाज मुझे आखिरी रो तक सुनाई देनी चाहिए। कम ऑन, जोर से पढ़ो, सब कुछ आता है, पढ़ो। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या आशा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? कबाड़ा कर रहे हो। 20 मंत्र सप्तक का होता है। अरे क्यों हमारी टांग खिंचाई कर रहे हो भैया? आपको तो सब कुछ आता है ना। देखिए, हमका नहीं आवत है। क्या क्या क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोलो ना। हमका नहीं आवत है, कछु नहीं आवत। माफ करना मेरे दोस्त, तुम्हें नीचा दिखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, यकीन मानो। मैं तो तुम्हें बस ये समझाना चाहता था कि घमंड के चश्मे उतारोगे नहीं तो हर जगह भ्रम ही दिखाई देगा। श। सा। नहीं बेटा, तुम ध्यान से सुनो। श। सा। बेटा एक बात हमेशा याद रखो, जब भी तुम श का उच्चारण करो तब तुम्हारी जुबान से हवा निकलनी चाहिए, कुछ इस तरह। श। सा। नहीं, ध्यान से सुनो। श। सा। शा। और एक बार। शा। जोर से। शा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब इसे इस पूरे वाक्य के साथ पढ़ो। कम ऑन, यू कैन डू इट। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। गुड। अरे नहीं बेटा नहीं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है थिएटर में चलने का। एक बात हमेशा याद रखना कि थिएटर में तुम्हारी चाल बिल्कुल तुम्हारे कैरेक्टर के अनुरूप होनी चाहिए, यानी किरदार अलग तो चाल भी अलग। लेकिन एक बेसिक रूल है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। थिएटर में तुम्हें जिस दिशा में आगे बढ़ना, सबसे पहले उस दिशा का पैर आगे बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दाईं ओर जाना है तो सबसे पहले मैं दायां पैर आगे करूंगा, और अगर मुझे बाईं ओर जाना है तो सबसे पहले मैं बायां पैर आगे करूंगा। समझ गए? फिलहाल तुम मेरी तरह एकदम सिंपल चलने की कोशिश करो। ओके जी। वो जनाब, वो। अरे भाई, एक और रूल तो मैं तुम्हें समझाना भूल ही गया। जब तक तुम्हारे नाटक का दिग्दर्शक ना कहे तब तक ऐसे नीचे या ऐसे एकदम ऊपर नहीं देखना चाहिए। डायलॉग्स हमेशा आंखों में आंखें डालकर दिया करो, और अगर तुम्हें ऑडियंस में डायलॉग देना है तब तुम्हारा आई कांटेक्ट बिल्कुल तुम्हारे कद के बराबर होना चाहिए। समझ गए? जी। ये तुम कहाँ जा रहे हो? तो तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? ये तुम। बस बस, हाँ क्या कर रहे हो? हाँ मानता हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी आवाज आखिरी रो तक पहुंचनी चाहिए। अरे लेकिन कम से कम पहली रो वालों का तो लिहाज करो, उनके तो कान के पर्दे फट जाएंगे ऐसे चिल्लाओगे तो। अभिनय में सबसे जरूरी होता है वॉइस मॉड्यूलेशन और वेरिएशन। एक सिंपल डायलॉग को अलग अलग वेरिएशन के साथ पेश करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम्हारा डायलॉग क्या है? कम ऑन रीड इट। ये तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? ओके फाइन, बहुत ही सिंपल डायलॉग है, लेकिन देखो मैं इसे कितने वेरिएशन देता हूँ। वेरिएशन नंबर 1, गुस्से के साथ। ए, कहां पर जा रहे हो?
वेरिएशन नंबर 2, डर के साथ। कब, कहां पर जा रहे हो, कहां पर? वेरिएशन नंबर 3, शरारत वाला टोन। कहां पे जा रहे हो, कहां पे? यानी एक सिंपल डायलॉग को अलग अलग वेरिएशन के साथ पेश करना सीखो। और जहां तक वॉइस मॉड्यूलेशन का सवाल है, एक बात हमेशा याद रखो, थिएटर में कभी भी गले का नहीं, हमेशा पेट का इस्तेमाल किया करो। एक लंबी सांस लो और पेट से आवाज निकालो। कम ऑन। ये तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? गुड। जनाब, हम दिल से कह रहे हैं, अगर आप नहीं मिलते ना तो हम बंबई की गलियों में ऐसे भटकते रह जाते। नहीं बेटा नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। बहुत कम समय में तुमने अपनी मेहनत और अपनी लगन से काफी कुछ हासिल कर लिया है। और इसका श्रेय भी तो आप ही को बस अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। अरे नहीं। बस मेरी बात सुनो। उस दिन जो मैंने तुम्हें आषाढ़ का एक दिन की स्क्रिप्ट दी थी ना जी, आज उसे रिहर्सल पर लेते हुए आना। मैं तुम्हें कालिदास का किरदार दे रहा हूँ यंग मैन। अरे पर जनाब, क्या हम ये कर पाएंगे? अरे बिल्कुल कर पाओ, तुम ही कर पाओ। देखो मुझे सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर। याद है उस दिन मैंने तुमसे क्या कहा था कि ज्ञान तो एक विशाल समंदर की तरह है। रोज उत्सुक होकर इस समंदर में गोते लगाओगे तो रोज एक नया मोती तुम्हारे हाथ लगेगा। पर अगर इस समंदर के किनारे बैठे रहोगे तो रेत और पत्थर ही नसीब होंगे। याद है तुम्हें मेरी तमाम बातें याद? पर एक बात मैं आपसे हमेशा पूछना चाहता था। वो कौन सी? कि मेरा हुलिया, मेरा रवैया, मेरी जुबान, ये सब एक जानवर से भी बदतर थे, फिर भी आपने मुझे अपने ग्रुप में शामिल किया। यानी कि इनडायरेक्टली तुम अपनी तारीफ सुनना चाहते? अरे नहीं। बस मैं सब समझता हूँ भाई। तुम्हारी एक चीज मुझे बहुत पसंद आई थी बरखुरदार, ईमानदारी। वो रिहर्सल का पहला दिन था और तुम ये जानते थे कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूं, मगर फिर भी तुमने देरी से आने का कोई बहाना नहीं दिया। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद पहली इंप्रेशन अच्छी रहे इस डर से बहाना बना देता, लेकिन तुमने बिना पलक झपकाए सच कह दी। आप मेरी फिल्में देखते हैं? क्या हुआ? आप अब भी नाराज हैं ना मुझसे? आखिर कब तक नाराज रहेंगे आप मुझसे? कब तक? तेरी की। अरे भाई, रोज छाता लेकर घर से निकलता था तो बारिश की एक बूंद तक नहीं टपकती थी, और आज छाता घर पर भूल गया तो इतनी तेज बारिश। देखो देखो, मौसम और इंसान दोनों अगर बोलकर बदलते तो कितना सरल हो जाता ना जीवन। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैंने जो कुछ भी किया था वो गलत। तुम जब भी झूठ बोलते थे तब अपनी नाक सहलाते थे। यो देखिए, मैं सच कह रहा हूँ। आई डोंट रिग्रेट माय डिसीजन। गुड, वेरी गुड, बिकॉज यू शुडंट। आप बहुत नाराज है ना मुझसे? भाई, एक बात का आज फैसला हो ही जाए, ये सब बेकार का भूसा तुम्हारे भेजे में कौन भरता है भाई? मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं। आप जब भी झूठ बोलते थे तब अपनी आईब्रो खुजाते थे। क्यों? इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। अरे अंधेरे में धकेलते जा रहे हैं एक दूसरे को। उस कर्कश वास्तविकता के उजाले से ये फरेब का अंधेरा कई बेहतर है। देखिए, वो वास्तविकता चाहे कितनी भी कर्कश क्यों ना हो, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात मानो, उस राज को हम राज रहने दे तो कई अच्छा है। देखिए, वो राज जाने बिना मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, और ना ही मैं आपको जाने दूंगा। सुना आपने? मैं आपको नहीं जाने दूंगा। पापा, इट्स माय बर्थडे टुडे। बेटा, तुम समझते क्यों नहीं? अगले महीने शो है और जो लड़का कालिदास का किरदार कर रहा है ना, वो बिल्कुल नया है। मुझे काफी सारा पॉलिशिंग करवाना है। प्लीज पापा, आप एक दिन के लिए डायरेक्टर का लिबास उतार कर पिता का लिबास नहीं पहन सकते?
विजय, एक दिन तुम्हारी माँ ने भी कुछ ऐसी जिद की थी, बिल्कुल ऐसी। वो हमारी शादी की पहली सालगिरह थी और उसकी जिद की वजह से मैं रिहर्सल पर नहीं गया। हम दोनों होटल गए, दोस्तों को बुलाया और बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेशन भी किया। सेलिब्रेशन के दौरान मुझे पता चला कि गुरुजी के बेटे और बहू की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। लेकिन फिर भी गुरुजी रिहर्सल पर मौजूद थे। विजय, मौजूद थे। विजय, मैं स्तब्ध हो गया, ठिठुर गया। अरे उनकी दुनिया उजड़ गई थी, मगर फिर भी वो रिहर्सल पर मौजूद थे और मैं सिर्फ शादी की सालगिरह मनाने के लिए रिहर्सल पर नहीं गया। और बेटा, उस दिन से मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी निजी जिंदगी का साया तक मैं थिएटर पर नहीं पड़ने दूंगा, यानी नहीं पड़ने दूंगा। पापा, आपकी निजी जिंदगी का साया तक नहीं पड़ता थिएटर पर थिएटर का साया आपकी निजी जिंदगी पर पड़ता है, उसका क्या? बेटा, तुम समझते क्यों नहीं? मेरे सारे कलाकार नए हैं। अगर मैं लापरवाह हो गया तो क्या उन पर गलत छाप नहीं पड़ेगी बेटा? क्या उन्हें गलत सबक नहीं मिलेगा? यही सबक वो अपनी आने वाली पीढ़ी को देंगे और वो आने वाली पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को। और अगर ऐसा हुआ ना, तो थिएटर का भविष्य कभी भी सुनहरा नहीं हो पाएगा, समझो। आपको थिएटर के भविष्य की फिक्र है, बेटे के वर्तमान की कुछ नहीं पड़ी। अंग्रेजी में कहावत है बेटा, What cannot be cured, it must be endured। मेरा इंतजार मत करना और सो जा, मुझे काफी देर हो। पापा, अंग्रेजी में एक और कहावत है, Better late than never। Happy birthday to me। हैप्पी बर्थडे टू यू। जनाब, लीजिए, केक काटिए। अरे भाई, ये केक और ये सब, अरे आज क्या मेरा जन्मदिन है क्या? भूल गए क्या? आज 1 अप्रैल है। लीजिए लीजिए, केक काटिए। नहीं नहीं, वैसे भी मेरी जिंदगी में अब जश्न मनाने लायक तो कुछ बचा ही नहीं है ना। और कहीं ना कहीं इसकी वजह मैं हूं, है ना? तुम्हें पता है कि मंदार का ट्यूशन कहां पर है? बहराम बाग के बगल में एक पुरानी और झुकी हुई इमारत है, 4 माले की, धीरज अपार्टमेंट्स। उसके 4थे माले पर मंदार का ट्यूशन है। अब शुरू में किसी तरह मंदार की उंगली थामकर हाफते हाफते मैं 4 माले चढ़ जाता था, लेकिन 4था माला आते आते मेरे घुटने जवाब दे देते थे। पर फिर भी मैं अपनी मुस्कान तो ज्यों की त्यों ही रखता था, ताकि मंदार को गिल्टी फील ना हो। लेकिन फिर भी मंदार तो सब कुछ भांप लेता था, क्योंकि जो रुदन सुनाई और दिखाई नहीं देता ना, वो सामने वाले को और गहराई से स्पर्श कर जाता है। मंदार को भी कर गया। कुछ दिनों बाद उसने मुझे 4 माले चढ़ने से साफ मना कर दिया। अब वो ट्यूशन टीचर के घर के बालकनी में जाकर गुड बाय करता, काइंड ऑफ कंफर्मेशन दैट आई हैव रीच्ड सेफली। लेकिन वो जब तक 4 माले चढ़कर बालकनी में पहुंचता है, तब तक पता है मैं क्या करता हूं? टकटकी बांधकर बिल्डिंग की सीढ़ी को देखता रहता हूं, एक टक। सोचता हूं कि जो लोग इस सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये सीढ़ी क्या है? सिर्फ एक निर्जीव ढांचा जिस पर पैर रौंद कर वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और मंजिल मिलने के बाद सीढ़ी को देखते तक नहीं। यस, नो इमोशनल कनेक्शन एट ऑल। और इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, यानी सीढ़ी का राजी खुशी नहीं, सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि और कोई चारा नहीं है ना। और ये सब सोचने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर तुम्हारी आती है, तुम्हारी, क्योंकि तुमने भी थिएटर का सीडी की तरह इस्तेमाल किया। राजी खुशी नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि और कोई जरिया नहीं था ना मंजिल तक पहुंचने के लिए। हाँ,
थिएटर तुम्हारे लिए सिर्फ एक सीडी थी, एक निर्जीव ढांचा जिस पर पैर रौंदते वक्त कोई उसकी पवित्रता या भावनाओं के बारे में नहीं सोचता। जहन में होती है सिर्फ मंजिल, और एक बार मंजिल मिल जाए ना, फिर इस सीढ़ी से मुंह मोड़ लिया जाता है। उस दिन कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि मैं थिएटर छोड़ना चाहता हूं। तुम्हारे लिए तो थिएटर बगीचा था ना, कि मन किया तब आए और मन उब गया तब चल दिए। लेकिन मैंने तुम्हें पहले दिन सिखाया था कि थिएटर की तुलना फौजी समुदाय से की गई है, क्योंकि थिएटर मांगता है संपूर्ण आत्मसमर्पण, निस्वार्थता और बलिदान। तब तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट? ये तुम कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? जरूर तुम्हें किसी ने उकसाया है। देखिए, हम कोई खिलौने नहीं है कि कोई चाबी भरे और हम नाचे। अच्छा, तो एक दिन में कहां पलट कैसे हो गई? अरे कल तक देखिए, एक दिन की बात नहीं है। हम कई दिनों से कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम थिएटर छोड़ना चाहते हैं, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। और वैसे भी कौन सा आसमान टूट पड़ेगा आप पर अगर एक मजदूर काम हो जाएगा तो? मजदूर? हाँ, मजदूर। अरे हम सब मजदूरी तो हैं जो आपकी महत्वाकांक्षा का बोझ उठाते हैं। अरे इतना शोषण तो कोई किसी मजदूर का भी नहीं करता। देखो बेटा, देखो मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं बेटा। ऐसे बेहुदा ख्यालात तुम्हारे नहीं हो सकते। बेटा मुझे बता दो कि तुम्हें किसने भड़काया। मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ। कितना विश्वास है ना आपको, हाँ? कि हम उतने आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकते कि हमारे अपने निजी ख्यालात हो सके, हमारे अपने निजी मत हो सके। अरे आपको बस तानाशाही करनी है। नियमों की गंध इतनी फैला रखी है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वही नाटक देखो जिसका मैं सुझाव करता हूं, वही संगीत सुनो जिसका मैं सुझाव करता हूं, वही लिटरेचर पढ़ो जिसका मैं सुझाव करता हूं। ये फिल्मों का नाम लेना भी मेरे सामने मना है। रिहर्सल्स के बाद घंटों किसी फिल्म या टेलीविजन एक्टर की खिल्लियां उड़ाओ और किसी थिएटर के महारथी की गाथा गाओ। अरे हम सब कठपुतलियां हैं आपकी। अगर आपकी मनचाही दिशा में हमने कदम नहीं रखा तो आप डोर खींचेंगे और हमें धकेल कर दूसरी दिशा में पहुंचा देंगे। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि कभी कभार मेरा रवैया तुम लोगों को वाहियात लगता है, मैं जानता हूं। एक बात को, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है। कई बार सोचता हूं कि तुम लोगों को इस तरह बांध कर ना रखूं, लेकिन मैं तुम लोगों को कैसे खुला छोड़ दूं? मेरी जिंदगी का बहुत सा समय मैंने गलतियां करने में और उन्हें सुधारने में गवा दिया। तो हमें भी गलतियां करने दीजिए। मेरी बात सुनो। वो गलतियां हैं, इसका पता तो चलने दीजिए। किसने सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपने अनुभवों से सीखने दीजिए। मेरी बात सुनो। लेकिन बस अब बहुत हो चुका। मेरी बात तो मैं सुनो। ये सब छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूं। नमस्ते। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे कम से कम मुझे इतना तो बता दो कि तुम्हें किसने उकसाया था। मेरी बात सुनो। अरे मैं ताउम्र पागलों की तरह सोचता रहूंगा। मेरी बात सुनो, मुझे बता दो कि उस दिन तुम्हें किसने उकसाया था। ये कम से कम आज तो मुझे बता दो। देखिए, अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि उस दिन मुझे किसी ने उकसाया था तो आपकी सोच बिल्कुल सही है। किसने उकसाया था तुम्हें? अरे वो मूलचंदानी। कौन मूलचंदानी? वो सिगरेट फिल्मों का डायरेक्टर। जी हाँ भाई, उसने मुझे बताया कि वो मुझे अपनी एक फिल्म में कास्ट करना चाहता था, पर आपने मुझ तक वो बात पहुंचना ही नहीं दी। नहीं, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ। अगर आप इस बात को सच मान लेते तो मैं काफी निराश होता। चलिए, कम से कम आपको इतना तो यकीन है कि कोई हैरा गहरा हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। ये गोल गोल बातें करना बंद करो। मैं तुम्हारी जुबान से सिर्फ सच सुनना चाहता हूं। मैं भी जनाब, मुझे भी सच सुनना है। आपको क्या लगा कि आप कहेंगे कि मैं तुमसे इसलिए नाराज हूं क्योंकि तुमने थिएटर का सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया है और मैं ये सब सच मान के यहां से चला जाऊंगा? देखिए, आपके सवाल का जवाब मेरे पास है और मेरे सवाल का जवाब आपके पास। और तुम मेरे सवाल का जवाब तब तक नहीं दोगे जब तक मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ना दूं। जो तू मेरी डफली बजाए तो मैं तेरा राग लाऊं। ना, you scratch my back and I will scratch yours. It sounds more sophisticated. क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं?
अरे कल तक जिसके मुंह में हमेशा चौरस से अच्छा बीड़ी और लवली डार्लिंग गुटखा हुआ करता था, आज वो सोफिस्टिकेशन की बात कर रहे हैं। ये हुआ करता था, अब नहीं, हुआ करता था। अच्छा था, अब नहीं। एक मिनट जरा देखूं तो नहीं, देखने दो। ये आप क्या कर रहे हैं? बंदर चाहे कितना भी सयाना हो जाए, गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं वो अपनी अगली फिल्म में गांवटी का कैरेक्टर कर रहा हूँ ना, उसकी प्रिपरेशन के लिए, यू नो, मेथड एक्टिंग। यानी खूनी का किरदार मिलता तो तुम खून करते फिरते। मेथड एक्टिंग? अरे तुम्हारे बॉलीवुड में जिन्हें स्तानिस्लावस्की का पूरा नाम नहीं पता, वो भी मेथड एक्टिंग करने का दावा करते। ये स्तानिस्लावस्की कौन? शाबाश, अब हुए तुम सच्चे बॉलीवुड सुपरस्टार। देखिए, इतने साल बाद भी बॉलीवुड को लेकर आपकी राय नहीं बदली? बिल्कुल नहीं बरखुरदार, तुमसे मिलने के बाद तो मेरी राय और मजबूत हो गई है। जी हाँ, पर आप इस बात को नहीं ठुकरा सकते कि चाहे थोड़ी ही सही, पर इंडस्ट्री ने तरक्की तो की। अरे थोड़ी क्यों, बहुत तरक्की की है। अरे पहले तो सिर्फ स्टोरी बार से उठाते थे, अब तो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, म्यूजिक, पोस्टर और एक्टर भी बार से उठाते हैं। ऐसी बेहुदा फिल्में बनाते रहे तो एक दिन ऑडियंस भी बाहर से ही बुलानी पड़ेगी। हिंदुस्तानी ऑडियंस को आज अगर मीडियोक्रेसी की आदत पड़ गई है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बॉलीवुड है। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जितना कसूर इंडस्ट्री का है, उतना ही या शायद उससे ज्यादा कसूर हमारे इन दर्शकों का है। हाँ, पता है हम ऐसी मसाला फिल्में क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये दर्शक उन्हें देखने आते हैं। अगर ये ऐसी फिल्मों को बॉयकॉट करना शुरू कर दें तो हमें झक मार के अच्छी फिल्में बनानी पड़ेगी। तो उसका जिम्मेदार भी तुम्हारा बॉलीवुड है भाई। 100 साल तक अगर मैं तुम्हें कचरा खिलाऊं और फिर अचानक कोई साफ सुथरी चीज दे दूं, तो ऑब्वियसली तुम साफ सुथरी चीज ठुकरा कर कचरा ही चबाओगे ना। इंडस्ट्री कहती रहेगी कि ऑडियंस को यही चाहिए तो हम क्या करें, और ऑडियंस कहती रहेगी कि इंडस्ट्री हमें यही दे रही है तो हम क्या करें। इसी तरह एक दूसरे पर इल्जाम डालते रहेंगे। इसी तरह फिल्मी एक्टर शिकायत के बजाय अफसोस मनाते रहेंगे। और फिल्मी एक्टरों को अफसोस करता देख आप थिएटर वाले इसी तरह जश्न मनाते रहेंगे। Cheers। कैसा लगा केक? बढ़िया है भाई, बढ़िया। एक बात कहूं जी? चाहे किसी भी तरह से, लेकिन आज बहुत समय के बाद मैंने अपना जन्मदिन मनाया। चलिए, तो फिर इस बात पर रात से पर्दा उठा ही देते हैं। वो जनाब, एक्साइटमेंट इतनी है ना। सोचिए ना कि केएल कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा। महाराष्ट्र की नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है। बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कॉलेज पुणे में तो क्या हुआ, मैं आपसे मिलने आया करूंगा ना। बेटा मेरी बात, पिछले साल उस कॉलेज के कट ऑफ थे 92%। मैं दिन रात मेहनत करूंगा ताकि उतने मार्क्स ला सकूं। थैंक यू पापा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पैसों की थी ना, और उसे तो आप सॉल्व कर ही चुके हैं। बेटा वो पैसे मैं किसी जरूरतमंद को दे चुका हूं। क्या? पूरे 2 लाख रुपए? हाँ मैं दे चुका हूं। पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये मेरी जिंदगी का सवाल था। बेटा वह भी किसी की जिंदगी का सवाल था। क्या? विजय तुम क्या बोल रहे हो? हमने जो कुछ भी सीखा है वो उनसे सीखा है, और तुम चाहते हो कि हमने धोखा दे दे? कैसा धोखा? अरे धोखा तो वो दे रहे तुम सबको। एक बात मुझे बता,
तुम गांव से यहाँ पर क्यों आए थे? 150 रुपए वर्षों में नाटक करने के लिए या फिल्म स्टार बनने के लिए? अरे बाहर की दुनिया में जाकर देखो कितना कुछ कमाना बाकी है। मेरा एक ही सपना था, केएल कॉलेज में इंजीनियरिंग करना चाहता था मैं, लेकिन मेरे पापा ने मेरा वो सपना कुचल दिया। आपके अस्तित्व का कोई अपमान करे तो आप सह सकते हैं, लेकिन आपके अस्तित्व को कोई नकारे ये सहना मुमकिन नहीं होता। और मेरे पापा मेरे अस्तित्व को नकारते हैं। एक तुम ही हो जो मुझे मेरे पापा लौटा सकते हो। मैं? हाँ, मेरे पापा को सबसे ज्यादा लगाव तुमसे। हो सकता है कि अगर तुम उन्हें धोखा दे दो तो ये सदमा वो बर्दाश्त ना कर सके और हमेशा के लिए थिएटर छोड़ दे। हो सकता है मुझे मेरे पापा लौटा दो प्लीज। मुझे मेरे पापा लौटा दो प्लीज, प्लीज मुझे मेरे पापा लौटा दो। तरफ मेरे बेटे की एडमिशन की डेट निकली जा रही थी, लेकिन मैंने एक पल सोचे बगैर वो सारे पैसे तुम्हें दे दिए। फिर भी तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। ये थी मेरे नाराजगी की वजह, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे ही बेटे ने उकसाया होगा। मुझे नहीं पता था। आपने मेरे लिए अपने बेटे का सपना तक कुर्बान कर दिया, वो भी एक पल सोचे बगैर। कैसे? यकीन करना मुश्किल है ना कि मेरे अंदर भी जज्बात हो सकते। मेरा साथ छोड़ने के बाद तुम सीरियल में चले गए और देखते देखते सुपरस्टार बन गए। तुम्हारी कामयाबी से मेरे बाकी सब बच्चों को भी प्रेरणा मिली और वो भी एक एक करके मेरा साथ छोड़ के जाने लगे। कैसा लगता है? कैसा लगता है जब घंटों बैठकर ताश का महल बनाते हैं और कोई एक पल में फूंक मारकर उसे बिखेर देता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। एक सवाल का जवाब दो, मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? अगर वो पैसे मैं तुम्हें दे देता तो तुम पैसे गांव भेजते, तुम्हारे पिताजी का इलाज हो जाता, तुम्हारे सिर से टेंशन हट जाता और तुम पूरा फोकस थिएटर पर कर सकती। और इस तरह थिएटर को एक सेवक गंवाना नहीं पड़ता। यानी जब तुम्हारी मदद की तब मेरे दिमाग में तुम्हारा नहीं थिएटर का ख्याल था। अरे कितना बड़ा स्वार्थी था मैं, कितना बड़ा स्वार्थी। काश मैंने विजय को थोड़ा सा समय दे दिया होता, थोड़ा सा। काश मैंने उसके सपनों को थोड़ी सी अहमियत दे दी होती, थोड़ी सी। काश मैंने विजय को थोड़ा सा प्यार कर दिया होता। काश आज अगर मैं, तुम और विजय इस मुकाम पर खड़े हैं ना, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मेरा स्वार्थ है। अरे हम कलाकार लोग इतने स्वार्थी क्यों होते हैं? जो कलाकार अपने परिवार को भुलाकर कला के पीछे दौड़ते हैं, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि अपनों को खुश रखना भी तो कला है। अब जाकर हुए आप एक अच्छे दिग्दर्शक। लेकिन मैंने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, घर जाकर सबसे पहले मैं विजय से माफी मांगूंगा और मुझे यकीन है कि मेरा बेटा मुझे माफ कर देगा। जरूर करेगा जनाब, जरूर। और मैं आपसे एक बात कहूं जनाब, अगर उस दिन विजय मुझे नहीं भी उकसाता, फिर भी मैं
मैं एक ना एक दिन थिएटर जरूर छोड़ता। जनाब, हर कोई मशहूर होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि लोग उसे फेसबुक की बजाय विकिपीडिया पर ढूंढें। और वैसे भी बड़े सपने देखना कोई पाप तो नहीं है ना। लेकिन एक सवाल मैं तुमसे हमेशा पूछना चाहता था। जी? मुझे बताओ ना, ये कामयाबी का स्वाद कैसा होता है? मुझे बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ, बताओ ना। अनजानी आंखों में भी जब अपने लिए प्यार देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बेटा, तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हारी फिल्में देखता हूँ या नहीं। जी। अरे तुम्हारी सारी फिल्में देखी है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और आज तक न्यूज़पेपर में तुम्हारी जितनी तमाम तस्वीरें, इंटरव्यू छपे हैं ना, वो सब मैंने संभाल के रखे। बेटा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सच? हाँ। पता है जनाब, मेरे पास सब कुछ था, नाम, पैसा, अवार्ड्स, सब कुछ, पर फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा सा लग रहा था। अब वो कामयाबी क्या जो किसी के साथ बांटी ना जा सके। आज जाकर अपने आप को कामयाब महसूस कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, वैसे मंदार का ट्यूशन खत्म होने में भी काफी समय बाकी है, तब तक क्या करें? एक नाटक? अरे अब कहा वो नाटक, फिर कभी। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ भाई। जनाब, ये थिएटर है और थिएटर में रीटेक्स नहीं होते। आज, अभी, इसी वक्त। ये बात है। हाँ तो हो जाए, आज, अभी, इसी वक्त। ये रही तुम्हारी स्क्रिप्ट और तुम्हारा कैरेक्टर है गांव से आया हुआ जाहिल लड़का जिसे ठीक से बोलना तो आता नहीं, लेकिन अपने आप को स्टार समझता है। लेकिन हाँ, ये नीचे बैठकर पढ़ना हो। जी। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। कर दी ना गड़बड़। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा कैरेक्टर है गांव का जाहिल लड़का जिसे ठीक से बोलना नहीं आता। अब अगर उसे ठीक से बोलना ही नहीं आता तो स और श का फर्क कैसे पता चल गया?